अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये जो कहानी है ये मिस फ़ातिमा की कहानी है और इससे पहले हम इनकी इस खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें, दो रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। यह कहानी मिस फ़ातिमा की कहानी है और ये कहानी मुझे इसलिए भी पता है कि ये जिस अपार्टमेंट जिस फ्लैट की बात कर रही हैं, इत्तेफाक है कि मेरा वहाँ पे 2-3 दफ़ा जाना आना हुआ है। ये बता दिए कि हमारा जो फ्लैट है या जो अपार्टमेंट है वो मेन रोड पे मौजूद है और जब आप करीमाबाद से आयशा मंजिल की तरफ आया करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे ये अपार्टमेंट या फ्लैट मौजूद है। ये बताती हैं कि हम लोग जब वहाँ पे शिफ्ट हुए थे यानी 2009-2010 में तो 4th फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट मौजूद था। अब ये जो अपार्टमेंट है इसके बराबर में आज भी एक बंगला मौजूद है जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से खाली है। तो वैसे ही उस दौर में भी ये बंगला खाली था और इस बंगले के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ थीं जो मशहूर थीं। कुछ लोग कहा करते थे कि इसके जो मालिकान हैं वो लोग आपस में लड़ चुके हैं और लड़ने के बाद बाकायदा इन लोगों ने एक दूसरे की जान लेने की कोशिश भी की है। यानी ये जो प्रॉपर्टी थी ये इनके फादर की प्रॉपर्टी थी और सारे बहन भाई आपस में उनके मरने के बाद लड़ना शुरू हो चुके थे। कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि यहाँ पे कोई काला जादू करवाया गया है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं। खैर, जब मैंने अपने अपार्टमेंट के अंदर रहना शुरू किया तो उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो मूवी मेकिंग का काम किया करते थे। अक्सर ऐसा होता कि रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे वो वापस घर आया करते थे। घर आने के बाद वो खाना खाते और खाना खाने के बाद भी जो प्रिंटिंग वगैरह है, जो डेवलपमेंट है, उस पे काम किया करते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो रात का पहर हुआ करता था यानी कि रात के 10 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम था, मैं अकेली अपने अपार्टमेंट के अंदर मौजूद हुआ करती थी। सच्ची बात यह है कि मुझे अकेले डर की वजह से नींद नहीं आया करती थी। खैर, जिस रात ये वाक़या, ये किस्सा मेरे साथ पेश आया, मुझे अच्छी तरह याद है कि लाइट गई हुई थी और लाइट जाने की वजह से मैं मुसलसल खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। एक तरफ रोड मौजूद था जहाँ पे मुसलसल इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी और सारी थी, जबकि दूसरी तरफ यह बंगला था जहाँ पे मुसलसल हर थोड़ी देर के बाद मेरी निगाहें पड़ा करती थीं। खैर, इसी दौरानिए में इत्तफाक से मेरा 1 मिनट तक जब उस बंगले के ऊपर से ध्यान हटा और जब मैंने 1 मिनट के बाद उस बंगले की तरफ दोबारा से झांकना शुरू किया तो मैंने देखा कि 4 या 5 बच्चे जो कि मुश्किल से 11 या 12 साल के होंगे वो उस बंगले की छत पे अल्लाह जाने कहाँ से आके खेलना शुरू कर चुके हैं। हैरान कुन बात ये थी, ये जो बच्चे थे ऊपर से वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था सबकी शक्लें या सबके जो क़दें वो एक जैसे हैं और सबके जो चेहरे थे वो बेइंतहा लंबे लंबे पतले पतले चेहरे थे, जैसे कि सारे के सारे बच्चे या तो हम शक्ल हों या इनके चेहरे पे या इनके जिस्म में कोई ना कोई बीमारी मौजूद हो। अब तक जो बात थी वो बड़ी नॉर्मल थी। हो सकता है बच्चे आगे पीछे से या कच्ची आबादी से यहाँ पे बंगले के अंदर घुस चुके हों और यहाँ पे आके इन्होंने खेलना शुरू कर दिया हो। लेकिन देखते ही देखते ये जो बच्चे थे जब उनकी रफ्तार एकदम से तेज़ होना शुरू हुई तो आप यकीन करें कि ये जो बच्चे थे पहले नॉर्मल तरीके से खेल रहे थे, लेकिन देखते ही देखते अब ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सेकंड्स के अंदर अंदर यानी कुछ सेकंड के अंदर अंदर इतना फासला तय कर रहे हैं जितना फासला शायद मिनटों के अंदर तय किया जाता है। एक बच्चा एकदम से एक छत के कोने की तरफ जाता, फिर आधे सेकंड के अंदर अंदर इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ वो दूसरे कोने पे आ जाता, जो कि आमतौर पे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से नहीं कर सकते थे। एक तो इनकी जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ थी और दूसरी बात ये थी कि जब मैं इनके चेहरे पे या इनकी आंखों पे गौर कर रही थी तो मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक सी है जो मुझे दिखाई दिया करती है। यहाँ तक भी बात नॉर्मल थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये जो कुछ मैं देख रही हूँ मेरा वहम होगा या मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा फुर्तीले महसूस हो रहे होंगे। लेकिन आप यकीन करें, देखते ही देखते एक ऐसा काम हुआ कि जिसके बाद मुझे यकीन हो चला ये जो बच्चे हैं ये किसी भी तरह इंसानी बच्चे नहीं हैं। इन बच्चों में से जो एक सबसे शरारती बच्चा था जो कि बहुत फुर्तीले अंदाज में कभी इधर जाता कभी उधर जाता,
वो एकदम से एक जगह यानी छत के वस्त में दरमियान में आके रुका और रुकने के बाद एग्जैक्टली उसने सीधा सीधा मेरी तरफ देखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता है कि मैं मुसलसल ऊपर से इन बच्चों की तरफ देख रही हूँ। खैर उस बच्चे ने ना सिर्फ मेरी तरफ देखना शुरू किया बल्कि उस बच्चे ने बाकायदा मेरे शौहर के साथ नाम लेके पुकारा और मुझे कहा कि फ़ौरन से अंदर चली जा, ये हमारा वक्त है, हमारा टाइम है, इसमें हमें परेशान ना कर। एक लम्हे के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन जब अगले लम्हे मुझे समझ में आया और मैंने सोचा ये बच्चा जो कि हरगिज़ मेरा जानने वाला नहीं है, ये बिला आखिर मेरे शौहर के साथ नाम कैसे जान सकता है। अभी जबकि मैं सूरत हाल को मज़ीद समझना ही चाह रही थी, देखते ही देखते ऐसा लगा इस बच्चे ने एकदम से हवा में उड़ के मेरी तरफ आना शुरू कर दिया है। बस ये वो लम्हा था जिस लम्हे एकदम से मैं पीछे हटी, मैंने खिड़की को ज़ोर से बंद किया और जो पर्दा मौजूद था उस पर्दे को खिड़की के आगे कर दिया। अल्लाह जानता है कि जब तक मेरे शौहर वापस नहीं आए मैंने मुसलसल कुरानी आयत की तिलावत जारी और सारी रखी, और जब मेरे शौहर वापस आए तब कहीं जाके मैंने सुकून का सांस लिया। खैर कुछ देर के बाद जब मैंने अपने शौहर को ये सारा का सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगे कि तुम्हें इस फ्लैट की तरफ या इस बंगले की तरफ झांकने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि अक्सर रात में इस तरह की मखलूक़ात को इस बंगले की छत के ऊपर देखा जाता है। बस वो जो रात थी, मेरा ख्याल है कि उस रात मैंने आखिरी दफ़ा उस बंगले की तरफ झांका था और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि लाइट हो या ना हो, दिन हो या रात हो, मुझे किसी भी सूरत उस बंगले की तरफ या उस छत की तरफ नहीं देखना है। ये स्टोरी हमें हरियाणा पंजाब से यानी कि इंडिया से साहिल साहब ने शेयर की है। साहिल साहब बताते हैं कि अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 29-30 साल पहले इनके साथ ये वाक़या पेश आया था, और बेसिकली उस दौर में यानी उस टाइम में ये हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। अगर आप में से भी कभी कोई किसी गांव में रहा हो तो उसको पता होगा कि अक्सर गांव के अंदर छोटी छोटी सी शॉप्स हुआ करती हैं। तो वैसे ही इन्होंने एक करियाने की या इस तरह की कोई एक शॉप खोली हुई थी। अक्सर ऐसा होता था कि इनको 10-15 दिन के बाद अपना माल लेने के लिए या सामान ख़रीदने के लिए ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की चीज़ें थी, उनके लिए इनको दिल्ली का रुख करना होता था। हर 10-15 दिन के बाद तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4-5 घंटे के अंदर ये दिल्ली पहुंचा करते थे, और वहाँ से जो भी इनको सामान लेना होता था इसको 1 या 2 डब्बों में डालने के बाद ट्रेन के रास्ते से वापस आ जाया करते थे। ये बताते हैं कि वैसे ही दिसंबर 1983 चल रहा था और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो रही थी। आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि जब भी मैं सामान लेने के लिए निकलूं तो सुबह 6-7 बजे अपने गांव से शहर के लिए रवाना हो जाऊं, यानी कि जब मैं शहर पहुंचूं तो 12-1 बजे का टाइम हो, और जो भी मुझे सामान लेना है वो सामान ख़रीदने के बाद तकरीबन रात को या 6 बजे 7 बजे तक वापस अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊं। तो वैसे ही मेरी प्लानिंग थी, लेकिन कभी कभी आपके साथ वो हुआ करता है जो आपने प्लान नहीं किया होता। वैसे ही हुआ कि जब मैं अपने गांव से दिल्ली जाने के लिए निकला तो निकलते निकलते न सिर्फ देर हो गई बल्कि मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते शाम के तकरीबन 3 या 4 बज चुके थे। मेरा ख्याल था कि मैं जल्दी जल्दी 4-5 घंटों में अपना सामान लेके वापस अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। वैसे ही हुआ, लेकिन जब मैंने सामान लिया तो सामान लेते लेते मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम हो चुका था, और मुझे पता था कि 10:30 के बाद ना ही मुझे ट्रेन मिलेगी और ना ही मुझे बस मिलने वाली है। खैर मैंने जल्दी जल्दी अपना जो भी सामान था उसको डब्बों में पैक किया और उसके बाद एक कार्ट के ज़रिए जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन बदकिस्मती कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले वहां से ट्रेन रवाना हो चुकी थी।
अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं जैसे तैसे कोई कार्ट लेके ये जो बस स्टॉप है यानी जो बस अड्डा है उस तरफ का रुख करूं। हो सकता है कि वहां पहुंचने पे मुझे कोई ना कोई बस मिल जाए, क्योंकि अगली जो ट्रेन थी दिल्ली के लिए वो सुबह 7 बजे रवाना होनी थी। जबकि जहां तक बस का ताल्लुक है तो अभी भी यानी रात में बस मिलने का चांस था। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह ना करे अभी बस ना मिलती तो अगली सुबह यानी सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए बस रवाना होनी थी। खैर मैंने जल्दी से एक कार्ड को लिया। उस कार्ड के जरिए जब मैं बस अड्डे पे पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत मुझसे रूठ चुकी है और लाख कोशिश के बावजूद मैं किसी भी तरह ना ही अपने गांव की तरफ हरियाणा की तरफ रवाना हो पा रहा हूँ और ना ही वो असबाब बन रहे हैं कि मैं अपने गांव का सफ़र कर सकूं। कभी कभी जो भी आपकी किस्मत में हो रहा होता है वो सरासर आपकी बेहतरी के लिए या आपके फ़ायदे के लिए हुआ करता है। खैर मैंने अपने आप को समझाया और समझाने के बाद ये जो बस अड्डा था, इस बस अड्डे से तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ 10 या 15 मिनट के फासले पे एक बहुत ही पुराना सा गवर्नमेंट स्कूल मौजूद था। उस स्कूल के बाहर की तरफ कुछ बेंचेस लगी हुई थी। अब जाहिर सी बात है मेरा यहाँ का आना जाना था तो मुझे पता था कि अल्लाह ना करे बस ना मिले तो मुझे कहाँ पे कैसे रात स्पेंड करनी है। वैसे ही मैंने उस गवर्नमेंट स्कूल की तरफ का रुख किया और वहाँ पे जो बेंचेस लगी हुई थी उनके ऊपर अपना सामान रखा और सामान रखने के बाद अपने सर को टिका के थोड़ी देर आँख लगाने की कोशिश करने लगा। हालांकि मुझे आमतौर पे किसी भी ऐसी जगह पे किसी नई जगह पे नींद नहीं आया करती, लेकिन अल्लाह जाने के क्या वजह थी कि देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी आंख लग गई। मैं एक ऐसी जगह पे सो रहा था जहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई रौनक मौजूद थी, ना ही लाइट्स का इंतज़ाम था। और बज़ाहिर अगर आप आबादी की बात करें तो वो भी स्कूल के बाद यानी स्कूल से तकरीबन 20 या 25 मिनट के फासले पे शुरू हुआ करती थी। बेसिकली ये जो स्कूल था यह हाईवे से कुछ कदम के फासले पे और आबादी के बाद मौजूद था। अच्छा, सबसे अहम बात यह थी कि आज ऐसा लग रहा था जिस कदर अंधेरा है कि जैसे आज शायद अमावस की रात हो। मुकम्मल तौर पे अंधेरा ही अंधेरा था। शदीद सर्दी में मैं एक चादर अपने ऊपर डाले हुए आंख लगा बैठा था और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसी दौरानिए में जबकि मेरी आंख लग चुकी थी मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे सराउंडेड मुझे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो पायल घुंघरू की आवाज़ थी ये मुसलसल न सिर्फ बढ़ रही थी बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि ये इस कदर बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बिल्कुल 5 या 6 फीट के फासले पे कोई मुसलसल पायल या घुंघरू पहनने के बाद मेरा चक्कर लगा रहा है। खैर कुछ देर के बाद जब इस शोर से या इन घुंघरुओं की आवाज़ से मेरी आँख खुली और मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया तो उस वक्त सच्ची बात है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है या फिर ये जो आवाज़ मुझे आ रही थी ये मेरा वहम होगा। खैर मैंने दोबारा से आंखें बंद की, अपने मुंह के ऊपर चादर डाली। अब जैसे ही मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर डाली तो मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट के बाद मुझे दोबारा से उन घुंघरू या पायल की आवाज़ आने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे अपने कदम रख रहा है और उसके कदम रखने की वजह से न सिर्फ कदमों की बल्कि साथ साथ पायल और घुंघरू की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। यकीनन ये कोई शरारत थी, मुझे उठाने की या मुझे नींद से जगाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ देर तक मैंने जानबूझ के अपनी आंखें बंद रखीं क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी मौजूद है मैं उसको ये रियलाइज़ करवाऊँ कि मुझे आपके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी दौरानिए में मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मेरे कदमों की तरफ से किसी ने उस चादर को पकड़ के खींचना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो चादर थी मेरे चेहरे के ऊपर से सरकती हुई नीचे जा रही थी और जैसे जैसे ये चादर सरकती हुई नीचे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा यकीन बढ़ता चला जा रहा था कि अब जो भी मेरे साथ ये हरकत कर रहा है मेरा उसके साथ सामना होने वाला है। ऐसा ही हुआ कि जैसे ही चादर मेरे मुंह के सामने से हटी तो मैंने एकदम से आंखें खोलीं और जैसे ही मैंने आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि मेरे पाँव की तरफ यानी पैतानी की तरफ एक औरत खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने सफ़ेद कलर का लिबास या साड़ी पहन रखी है। अजीब बात यह थी कि ये जो औरत थी ये कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ झुकी हुई थी
और जब ये झुकी हुई थी तो इसके जो बाल थे वो इस कदर बड़े थे कि बाकायदा उसके घुटनों से नीचे की तरफ लटके हुए थे। अब क्योंकि उसके जो बाल थे वो इस कदर नीचे की तरफ लटके हुए थे तो मुझे उसका चेहरा या उसकी आंखें प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था जैसे जो भी औरत है इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, या फिर आप कह सकते हैं कि येलोइश टाइप का इसका चेहरा है। इसी दौरानिए में एकदम से उस औरत ने अपने चेहरे को हिलाया, और जैसे ही उस औरत ने अपने चेहरे को हिलाया तो उसके जो बाल थे वो ज़रा सा आगे पीछे हुए, और जब उसके बाल आगे पीछे हुए तो मुझे उसका चेहरा बराह रास्त नज़र आने लगा। अब जब मेरी नज़र उस औरत के चेहरे के ऊपर पड़ी तो ये देख के मेरे होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत का जो चेहरा है वो या तो जला हुआ है या फिर उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झलसा हुआ होने का एहसास हो रहा था। उसके जलसे हुए चेहरे के साथ साथ उसकी जो आंखें थीं लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह ना सिर्फ चमक रही थीं बल्कि एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी। अब की बार जब मैंने उस औरत के ऊपर या उसके चेहरे पे मज़ीद गौर किया तो उसके साथ साथ जब मेरी नज़र उसके हाथों पे पड़ी तो मुझे लगा कि उसके हाथों में कोई अजीब सी गोल सी चीज़ मौजूद है। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चीज़ है जो उस औरत के हाथों में मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैंने गौर किया तो अब लग रहा था जैसे किसी का सर है जो उस औरत ने अपनी उंगलियों से उसके बालों के ज़रिए पकड़ रखा है। एक लम्हे के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मेरे सामने जो मंज़र है वो सरासर हकीकत पे मबनी है। अब जब मैंने तीसरी बार इस तमाम मंज़र को वेरीफाई करने के लिए, तस्दीक करने के लिए तीसरी बार देखा, आप यकीन करें मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा उस औरत का चेहरा है हूबहू वैसे ही चेहरे की औरत का सर उसके हाथ में मौजूद है। यानी कि दोनों चेहरे, इस औरत का चेहरा और उसके हाथ में जो गर्दन मौजूद थी उसका चेहरा, मुकम्मल एक जैसे थे। एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली, और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली तो ये औरत मुकम्मल तौर पे सीधी होकर खड़ी हो गई। अब इसने जैसे ही मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे दोबारा से पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब जब मेरी नज़र उस औरत के कदमों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव हैं वो भी उल्टे पाँव हैं। उसकी जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं, जबकि जहाँ तक उसकी उंगलियों का ताल्लुक़ है तो वो जो उंगलियाँ थीं वो पीछे की तरफ मौजूद थीं। मेरे सामने एक ऐसी औरत, एक ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसको ज़बान ज़देआम पिछल पैरी या चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। बस उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैंने वहाँ से पलट के भागना शुरू किया है। जैसे जैसे मैं भाग रहा था वैसे वैसे उसके हंसने की, उसकी पायल या घुंघरू की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी, और बिलाखिर मैं एक दरवाजे से या कुछ ऐसी ही चीज़ से जाके टकरा के नीचे गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे अतराफ़ में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि शायद यहीं कहीं रहा करते थे, और इन लोगों के साथ साथ 2 पुलिस वाले भी थे जो मेरे अतराफ़ में मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैंने उन पुलिस वालों को या जो भी मेरे अतराफ़ में लोग मौजूद थे, सारे के सारे लोगों को ये सारा का सारा किस्सा, ये सारी कहानी बयान की। ये सुनने के बाद ये जितने भी लोग थे, इन तमाम लोगों का यही कहना था कि आपने इस स्कूल के बाहर रुक के या यहाँ पे स्टे करके बहुत बड़ी गलती की थी। कहा जाता है जो स्कूल है, ख़ास तौर पे इसके साथ जो सड़क मौजूद है, इस सड़क में रात के औकात में एक डायन, चुड़ैल या फिर पिछल पैरी, जो भी आप कहना चाहें, वो यहाँ पे न सिर्फ घूमा करती है बल्कि जो भी इसको यहाँ पे नज़र आता है वो उसको शिकार करने की कोशिश करती है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस रात मैं खैरियत से वहाँ पे बच गया, वरना हो सकता है कि मेरी भी कहानी उन लोगों में शामिल हो जाती जो लोग उस औरत या चुड़ैल को देखने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।